आज हम बात करेंगे OFSS कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस की। तो देखिए जी, वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और मैंने इसकी जो एनालिसिस की है और उसकी मैंने एक PDF डाउनलोड कर रखी है। तो मैं PDF में जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको देखकर बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फाइंड करूंगा। इसके जो PDF के जो पेज हैं 400 से ऊपर हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वही बताऊंगा। सिर्फ 5 या 6 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। फ़ोन की तरफ देख के बात करूँगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना और शुरू करते हैं। तो देखिए जी, फाइनेंशियली जो इसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, और वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेक्निकली देखें तो बुलिश है, यानी कि चार्ट पर काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हैं। और आगे बात कर लें मार्केट कैप कितना है, तो शुरुआत मार्केट कैप से कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है यानी कि 75,960 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और PE रेशियो की बात करूँ तो 35 का PE रेशियो है, जो कि अच्छा है। यानी कि फ़िलहाल जो वैल्यू चल रही है थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे डिविडेंड कितना दिया है एक साल में, यानी कि हम जैसे लोगों को कितना डिविडेंड दे देती है। तो मेरे हिसाब से 3 से 4% दे देती है, लेकिन जो इस साल दिया है वो दिया 2.57% का। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिटर्न ऑफ इक्विटी भी चेक किया जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है इसने 24.21% का ईयर ऑन ईयर। तो वही देखिए जी, 24.21% का दिया है ईयर ऑन ईयर, जो कि अच्छा होता है। और मैं तो जिसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी ईयर ऑन ईयर 10 से 15% के ऊपर आती है उसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन 10 से 15 के बीच में आती है, ठीक है, नॉर्मल है कंपनी, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी प्रोमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग्स है, यानी कि शेयर होल्डिंग्स ओवरऑल सबकी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की देखें तो 72.78%, यानी कि अच्छी है और होनी भी चाहिए। जिस कंपनी के पास 50-60% से ऊपर की प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग्स है तो वही कंपनी अच्छी है। लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैटर नहीं करती, आगे और भी नंबर हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो देखिए जी, 72.78% प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग्स है। FIs के पास 6.70% है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.95%, और पब्लिक के पास 10.90%, और अदर्स के पास 4.60% की जो है शेयर होल्डिंग है। आगे बात करेंगे भाई फाइनेंशियल ईयर सबकी। तो ये तो छोटा मोटा एनालिसिस कर ली थी, अब आगे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो मैं पिछले 3 साल के जो रिकॉर्ड है उनको एनालिसिस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं ROE से। तो देखिए जी, इसकी जो ROE है FY21 में 15.6% बढ़ी थी, यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% बढ़ा था। FY22 की बात करूँ 3.4%, FY23 की बात करूँ तो 9.3% घटा था, लेकिन FY22 में बढ़ा है 3.4%। 2 साल बढ़ा है, तीसरे साल घट गया। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे ROA की। तो FY21 में इसका ROA 16% बढ़ा था, और FY22 में 1.7% बढ़ा, और FY23 में 9.9% घट गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे EPS की। तो FY23 के नंबर थोड़े ज़्यादा गंदे हैं क्या? नहीं यार, इतना चलता है। आगे बात करेंगे FY21 की। तो 20.2% इसका FY21 में EPS बढ़ा था, और FY22 में 6.9% बढ़ा है, और FY23 में वही मैंने बताया 4.5% घट गया है। तो कोई बात नहीं, इलेक्शन भी है अभी तो यार। FY21 की बात करूँगा, VVPS बता रहा हूँ मैं, ठीक है। VVPS के नंबर्स बता रहा हूँ आपको। FY21 में 4% बढ़ा था इसका, FY22 में 3.4% बढ़ा इसका VVPS, और FY23 में 4.9% बढ़ा है, ठीक है जी। कोई खास ज़्यादा नॉर्मल है मतलब कि। और FY21 की बात करूँगा, EB टू सेल्स, यानी EB टू सेल्स कितनी बढ़ी है, FY21 में 70% बढ़ी है, जो कि अच्छी है। FY22 में 9% बढ़ी है, ठीक है जी। FY23 में 21.6% घट गई है। चलो आगे बात करेंगे डेप्थ एंड इक्विटी। इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंपनी ने डेप्थ एंड इक्विटी के नंबर नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, करंट रेशियो तो है हमारे पास, करंट रेशियो को देख लेते हैं। तो FY21 में जो उसका करंट रेशियो था वो 7.35 का था, अच्छा है। और FY22 में था 7.72 का, वो नहीं, FY22 में था 6.72 का, और FY23 में था 6.55 का। यानी कि ये 3 साल से, मतलब 2 साल से तो घट रहा है, लेकिन FY21 में पीक पर था इसका। तो मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, प्लस मार्केट अपने पीक पर है, मैं हर बार बोलता हूँ। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, और प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लेना। और आगे बात करेंगे नेट इनकम कितनी बढ़ी है। तो FY21 में जो इसकी नेट इनकम थी वो 20.5% बढ़ी है, FY22 में 7.2% बढ़ी है, और FY23 में 4% घट गई है, और FY23
3 में 4% घट गई है। 2400 चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट्स भी चेक कर लेते हैं भाई। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ चेक करेंगे तो बैलेंस शीट्स में जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतनी अच्छी बात है, और डिफरेंस भी बीच में होना चाहिए। तो एसेट्स है इसके पास FY21 में 8,280 करोड़ की, लायबिलिटीज़ थी 1,430 करोड़ की। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। और FY22 की बात करूँ तो 8,730 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे और लायबिलिटीज़ थी 1,640 करोड़ की। ठीक है, डिफरेंस है काफ़ी अच्छा। और FY23 की बात करूँ तो 9,280 करोड़ के उसके पास एसेट्स थे और लायबिलिटीज़ थी 1,820 करोड़ की। तो थोड़ा बहुत नंबर में अगर मैं थोड़ा हिचकिचा जाता हूँ ना, तो एडजस्ट कर लिया करो यार, क्योंकि नंबर्स को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। प्लस फाइंड करके देता हूँ, इतने सारे PDF पेज हैं इसके, उसमें से फाइंड करके आपको देता हूँ। जो कि इम्पोर्टेंट होता है उसको ही बताता हूँ खाली। और बात करेंगे नेट कैश फ्लो की, तो देखिए जी नेट कैश फ्लो इसमें काफ़ी लंबा भरा पड़ा है, लेकिन नेट कैश फ्लो ही बताऊँगा आपको, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो नेट कैश फ्लो जो है इसका भी फाइंड कर लेता हूँ थोड़ा-सा। हाँ, नेट कैश फ्लो इसका 360 करोड़ का बड़ा है, जो कि ठीक है। और ओवरऑल कंपनी का नंबर ठीक है, लेकिन फिलहाल मार्केट अपने पीक पर है और इलेक्शन भी है। मैं बार-बार कह रहा हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना, जितना बचा जा सके। प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। और नए थे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैं वही बोलूँगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार एनालाइसिस कर लिया करो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो